जय हिंद दोस्तों। बिहार सचिवालय का एग्ज़ाम डेट आ चुका है, जो कि आपको 23 दिसंबर और 24 दिसंबर का इसका एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि आपको टोटल 150 क्वेश्चन का एक एग्ज़ाम होगा, जिसमें कि आपको 75 जो क्वेश्चन होंगे वो जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के होंगे। तो जिन लोगों को अभी तक यह लग रहा है कि उनके लिए करंट अफेयर्स और जीके जीएस अभी तक कितना मजबूत नहीं हो पाए, तो उन्हीं के लिए हमने ये सीरीज स्टार्ट की, जिसमें कि आपको टोटल 75 जीके जीएस के क्वेश्चन और इसमें लगभग आपको एग्ज़ाम से पहले 3000 क्वेश्चन हम कंप्लीट करवाएंगे। यदि आप इस सीरीज से जुड़े रहते हैं तो निश्चित रूप से आपको 70 प्लस आपको करंट अफेयर्स और जीके जीएस में आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, जो कि आपको बेहतर स्कोर इसमें कर पाएगा। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इसका लेटेस्ट वीडियो जब भी हम बनाएं तो इसका रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और अपनी तैयारी को और मजबूत करें। हम इसका टेस्ट सीरीज़ 1 और 2 बना दिए। चलिए आज टेस्ट सीरीज़ 3 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन ये होने वाला है कि हाल ही में इस्तीफा देने वाली लीज ट्रस्ट किस देश की प्रधानमंत्री थी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वह इंग्लैंड की प्रधानमंत्री थी। और यह किस पार्टी से थी? तो आपको कंजर्वेटिव पार्टी से थी। और वर्तमान में वहाँ कौन है? तो ऋषि सुनक वहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नरेंद्र मोदी ने होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र को राष्ट्र को समर्पित किया। यह कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र कहाँ निर्मित है? तो यह कहाँ निर्मित किया गया? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह मोहाली में निर्मित किया गया। कौन सा? तो होमी भाभा कैंसर अस्पताल। और मोहाली कहाँ? पंजाब में पड़ता है। चलिए इससे पहले हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेके आए हैं, जो कि आपको इस तरह के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं कितने लोगों का इसका आंसर पता है कि विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा और देखते हैं कितने लोगों को यह पता है। कॉमेंट बॉक्स में आप जरूर आंसर दे के बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात का शुभांकर का नाम क्या है? तो इसका जो शुभांकर का नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, सावज इसका शुभांकर था। और 36वां जो राष्ट्रीय खेल हुआ था उसमें आपको जो एथलीट, जो बेस्ट एथलीट घोषित किया गया था, एक आपको केरल के साजन प्रकाश हो जाएंगे और एक आपको हो जाएंगे कर्नाटक के हरिका रामचंद्र हो जाएंगे। ये दोनों को आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किस प्रसिद्ध नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सैन्य सीमा कन रेखा के नाम से इसे जाना जाता है। तो चलिए हम आपको एक बार रिवाइज करा देते हैं कि जितने भी आपको अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं उस सारे को हम रिवाइज करा देते हैं। तो सबसे पहले रेड क्लिफ रेखा है जो भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। और 49वां जो पैरेलल रेखा है ये आपको यूएसए और कनाडा के बीच बनता है। और मैक मोहन जो रेखा है वो आपको भारत और चीन के बीच बनता है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि हिंडनबर्ग रेखा है वो आपको जर्मनी पोलैंड के बीच बनता है। अब मैगी नोट रेखा है जो आपको जर्मनी और फ्रांस के बीच है। और साथ ही मेन रहीम रेखा भी एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि आपको रूस एंड फिनलैंड के बीच पड़ता है। कौन? तो मेन रहीम रेखा। और डूरंड रेखा आपको पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेरा अगला क्वेश्चन है कि भूटान की सीमा इनमें से किस राज्य से जुड़ी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वह उड़ीसा से जुड़ी नहीं हुई, लेकिन उसकी सीमा आपको सिक्किम से लगती है, असम से लगती है और पश्चिम बंगाल से और अरुणाचल प्रदेश से लगती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन सी हो जाएगा, असम को कामरूप के नाम से भी जाना जाता था। और कामरूप पर जो राज्य, जो अहोम जनजातियों का शासन रहता था, और अहोम जनजाति वर्तमान में कहाँ पाई जाती है? तो वह असम में ही रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन डी हो जाएगा, मिजोरम को लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। और मिजोरम की जो स्थापना हुई थी 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। अब मिजोरम की राजधानी आपको आइजोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत तथा रूसी वैज्ञानिकों ने एक प्राथमिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक छोड़ा, उसका नाम निम्नलिखित में से क्या था? ऑप्शन सी हो जाएगा, सबको पता है कि ब्रह्मोस हो जाएगा। और ब्रह्मोस है जो आपको ज़मीन पर मार करने वाली मिसाइल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इनसैट B3 है जो आपको एक संचार उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मंगल ऑर्बिट मिशन जिसे हम मॉम कहते हैं, मंगल को किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? तो 2013 में इसे को प्रक्षेपित किया गया था। तो चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन और बता देते हैं आपको। जो चंद्रयान फर्स्ट है उसका प्रक्षेपण आपको
2008 में किया गया था। और इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वह कौन से ग्रह जो जो प्रक्षेपण यान था उसका नाम क्या था, तो उसे आप लिख लीजिएगा, यही क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। PSLV-C-25 हो जाएगा। ये आपको ये था आपको चंद्रयान फर्स्ट था, लेकिन आपको जो मंगलयान भेजा गया था 2013 में, उसका जो PSLV क्या था, तो PSLV आपको 11 था, लास्ट में आपको 11 हो जाएगा, ये लिख देते हैं, PSLV-C-11 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा 1913 में इन्हें को सम्मान दिया गया था, और गीतांजलि के लिए इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी, तो 1901 से नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, पोस्ट ऑफिस के लेखक हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर आपको पोस्ट ऑफिस के लेखक है। और मुल्क राज आनंद के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी गई थी, अनटचेबल, जो इन्हीं की पुस्तक है। और विष्णु शर्मा की पुस्तक पंचतंत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है, मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पुत्रजया है, जो आपको मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी है। लेकिन आपको कहा दिया कि मलेशिया की राजधानी कहाँ है, तो आपको कुआलालंपुर हो जाएगा। और मलेशिया की जो मुद्रा है आपको रिंगरित हो जाएगी। और यहाँ पर जो अधिकांश जो ये आपको है, ये मुस्लिम बहुल राष्ट्र है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, एसवी सुनील किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए हो जाएगा इनका संबंध आपको हॉकी से, और हॉकी से मनदीप सिंह का भी संबंध है। साथ ही जो टेबल टेनिस का दिया गया था आपको मनिका बत्रा हो गई, एक हरमीत देसाई हो गई, ये आपको टेबल टेनिस है। एथलेटिक्स का दिया था अंजू बेबी जॉर्ज हो गई, मिल्खा सिंह, पीटी उषा, कर्णम मलेसी, ये सब आपको एथलेटिक्स से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छठी अखिल भारतीय प्रिजन ड्यूटी मीटी 2022 कहाँ आयोजित हुई है। इसका जो आयोजन ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि शिपिंग और कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष एवं प्रबंधन निदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है, ग्रहण किया है या फिर संभाला है। ऑप्शन बी हो जाएगा कैप्टन विनेश कुमार त्यागी ने यह पदभार संभाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि HPCL द्वारा किस राज्य में गोबर से संपीड़ित पहली बायोगैस परियोजना की शुरुआत किया गया। देख रहे हैं, गोबर गैस से आपको संपीड़ित बायोगैस योजना की जो शुरुआत किया गया है। ऑप्शन बी हो जाएगा आपको यह राजस्थान से शुरुआत की। ये सब सारे आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि वह हड़प्पा कालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी के तट पर स्थित है। तो आपको भोगवा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो लोथल जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल था वो आपको भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और यह कहाँ पड़ता है, तो यह आपको गुजरात में पड़ता है। और इसकी जो खोज किया गया था आपको रंगनाथ राव के द्वारा खोज किया गया था 1954 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था। ऑप्शन बी सी हो जाएगा कि 1920 में पहला सहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। इसे समाप्त कब कर दिया गया था, तो जो चौरा चोरी का जो कांड हुआ था उसी के बाद इसे आपको समाप्त कर दिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। और यह समाप्त आपको 12 फरवरी 1922 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सभा में भाग लेने लंदन गए थे, ठहरे थे, वो किस पैलेस में ठहरे थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा किंग्सले हॉल में वो ठहरे थे। और जो आपको जो द्वितीय गोलमेज और सभी गोलमेज सम्मेलन के बारे में आपको बताते हैं कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय कब हुआ था। ये सारे गोलमेज सम्मेलन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगला वीडियो जब भी बनाए तो उसका रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और अपनी तैयारी को और भी मजबूत करते रहे। क्योंकि 150 नंबर में आपको 75 क्वेश्चन GK, GS और करंट अफेयर्स के पूछे जाएंगे। तो आप यदि आप इसका अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकते हैं। इसका आप रेगुलर नोटिफिकेशन वीडियो पाने के लिए आप बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। और चलिए देखते हैं मेरा जो क्वेश्चन होने वाला है कि सारे गोलमेज सम्मेलन के बारे में आपको बता देते हैं कि प्रथम कब हुआ था, द्वितीय और तृतीय कब हुआ था। तो जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था आपको 12 नवंबर 1930 को हुआ था। और जो सेकेंड वाला था वो आपको हुआ था 7 सितंबर, ये 1931 को हुआ था। और जो थर्ड वाला था ये सेकेंड हो गया, और थर्ड हुआ था 17 नवंबर, यह
1932 को हुआ था। ये सारे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फर्स्ट हुआ था आपको 12 नवंबर 1930 हुआ था, सेकंड जो गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 हुआ था, और थर्ड जो हुआ था 17 नवंबर 1932 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि आज़ाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 12 नवंबर 1945 को इस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको मणिपुर है, जो आपको एक शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा, और यह मणिपुरी है जो आपको यह मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। और टोटल जो शास्त्रीय नृत्य है वो टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य है, जिसमें आपको एक हो गया, सभी को हम बता देते हैं कौन कौन है, आप जरूर नोट डाउन कर लीजिए कहीं पे। एक भारतनाट्यम हो गया, एक कुचिपुड़ी हो गया, एक कथकली हो गया, और एक कथक हो गया, एक मोहिनी अट्टम हो गया, एक मणिपुरी हो गया, उड़ीसा हो गया, और एक सतरिया हो गया। यदि आप इन सभी में सबसे कहते हैं कि सबसे पुराना कौन सा है, तो जो भारतनाट्यम है ये आपको सबसे पुराना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि किस राज्य में सामाजिक त्यौहार छापर मेला आयोजित किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पंजाब में जो आपको छापर मेला लगता है। और यदि आपको कहा जाए पुष्कर मेला कहाँ लगता है, तो ये राजस्थान में लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 23 कि पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केरल जो है ये सुमिलित नहीं, तो सबसे पहले सुमेलन को देख लेते हैं। महाराष्ट्र के जो तट है उसको कोंकण तट कहते हैं, और गुजरात को कठियावाड़ तट कहते हैं, और कर्नाटक के तट को मैंगलोर तट कहते हैं। लेकिन जो केरल का तट है उसे मालाबार तट कहा जाता है, ना कि कोरोमंडल तट। कोरोमंडल जो तट है आपको तमिलनाडु के तट को कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ संचालित हुई थी? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसे बॉम्बे में पहली बार संचालित किया गया था। यदि आपको पूछ दिया कि भारत में जो सर्वप्रथम जो है आपको जो कपड़ा मिल का जो कवासी डिवाइस जो है इसका आपको मुंबई में ही इसकी शुरुआत किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो भारत का प्रथम जूट मिल है वो आपको बंगाल में ही स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जूट का देगा तो आपको बंगाल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित समस्याओं में कौन सी समस्या भारतीय अर्थव्यवस्था से निरंतर रूप से जुड़ी हुई है? ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी जुड़ी हुई। राजकोषीय भी घाटा आता है, मुद्रास्फीति भी आपको देखने को मिलती है, और चालू खाता घाटा भी आपको देखने को मिलता है। तो राजकोषीय घाटा से करंट अफेयर्स बताते हैं कि जो 2022-23 का जो राजकोषीय घाटा रहने का जो अनुमान लगाया गया वो 6.4% लगाया गया। ये आप कहीं पर लिख लीजिएगा, ये क्योंकि राजकोषीय घाटा भी आपको एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसने म्यूनिख समझौता में शामिल नहीं किया गया था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रूस को म्यूनिख समझौता में नहीं शामिल किया गया था, लेकिन फ्रांस, इटली और जर्मनी को इसमें शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से अजात शत्रु का वंश का नाम था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये आपको हर्यक वंश से संबंधित है, और हर्यक वंश के जो संस्थापक थे वह कौन हो जाएंगे? तो हर्यक वंश के संस्थापक आपको बिंबिसार हो जाएंगे, और अजात शत्रु का कुनिक के नाम से भी नहीं जाना जाता है, और हर्यक वंश का अंतिम जो राजा थे आपको नाग दशक हो जाएंगे। इतने सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, और हर्यक वंश को ही आपको पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि अजात शत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी गद्दी पर बैठने के लिए, और जो ब्युदाइन था वो अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी पर बैठा था। यानी कि जो पुत्र होता था अपने पिता की हत्या कर कर राजगद्दी पर बैठता था, इसीलिए हम इसे पितृहंता वंश भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस वंश को शासिका रानी दीदा थी? तो वह कहाँ की शासिका थी? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये आपको उत्पल वंश की शासक थी रानी दीदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम संहित संदर्भ किसमें मिलता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आयुर्वेद में आपको लौह का जो प्रथम साक्ष्य देखने को मिलता है, और उसमें किस तरह इसका वर्णन किया गया? तो श्याम आयास के रूप में इसे वर्णन किया गया। आयुर्वेद के बारे में जान लीजिए कि गद्य और पद में दोनों में शैली में लिखे जाने वाला यह एकमात्र वेद है आयुर्वेद। नेक्स्ट देख लेते हैं, माजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये आपको असम में स्थित है, और कौन सी? ब्रह्मपुत्रा नदी पर है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि गेहूं की फसल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है?
ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सत्य है। इस फसल को उगाने के लिए सामान्य रूप से वितरित 50 से 70 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है, यह भी सत्य है। और उत्तर पश्चिम भारत में गंगा सतलुज का मैदान गेहूं प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है, यह भी आपको सत्य है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टोटल उसमें 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में कह दिया तो 470 लगभग अनुच्छेद हो जाएंगे और जो अनुसूचियों की संख्या है वह 12 हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और 26 नवंबर को ही आपको संविधान दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि निम्न में से किसके द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्यपाल के द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है और इसका वर्णन आपको अनुच्छेद 165 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान प्रारूप समिति के समकक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा। ऑप्शन नंबर ए होगा, जवाहरलाल नेहरू ने आपको संविधान की जो प्रस्तावना का प्रस्ताव इन्हीं के द्वारा कहा गया था। और भीमराव अंबेडकर कौन थे, तो यह जो प्रारूप समिति बनी थी उसका अध्यक्ष थे। और लेकिन प्रारूप जो संविधान का मॉडल है वो किसने तैयार किया था, तो BN राव ने तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका गठन आपको 1931 में किया गया था। और एक बात और याद रखिए कि 1934 में भारतीय जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था और इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था आपको बिहार का पटना शहर में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बेनजीर भुट्टो वहाँ की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हो जाएगी। साथ ही कह दिया कि भारत के पहली कौन थी, तो आपको इंदिरा गांधी हो जाएगा। और यदि दुनिया का कह दिया तो ये आपको भंडारी नायक जो आपको श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। और यूनाइटेड किंगडम की कौन थी, तो मार्गरेट थर्चर आपको UK की हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि म्यांमार कब आज़ाद हुआ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4 जनवरी 1948 को म्यांमार आज़ाद हुआ था। लेकिन भारत से यह कब अलग हुआ था, तो 1935 के अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, जो कि वर्तमान में म्यांमार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रूस की मुद्रा क्या है। तो रूस की जो मुद्रा हो जाएगी आपको रूबल है जो आपको रूस की मुद्रा है, लेकिन रियल है जो आपको ईरान की मुद्रा है, और यूरो आपको यूरोपियन कंट्री का मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन ए हो जाएगा, देवनागरी लिपि में आपको हिंदी लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है, किस पंचवर्षीय योजना के समय भारत में पंचायती राज्य व्यवस्था का प्रथम बार लाया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आपको जो पंचायती राज व्यवस्था का इसमें गठन किया गया था 2 अक्टूबर 1959 का इसका गठन किया गया था और यह राजस्थान के नागौर में इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पंचायत एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संबंध में किस वर्ष प्रावधान किया गया था। पंचायत एवं नगर पालिका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका प्रावधान आपको 1993 में किया गया था और यह 73 में संविधान संशोधन के तहत इसका प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि विकास में जन भागीदारी और राजनीतिक जवाबदेही सुनिश्चित करता है। लोकतंत्रांत्रिक है विकेंद्रीकरण आपको पंचायती राज व्यवस्था यह सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि देश में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10वीं जो योजना थी उसमें आपको जो सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त किया गया था वो था आपको 6.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य जो पश्चिमी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गरीबी हटाओ का जो नारा दिया गया था आपको 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ये दोस्तों हमने पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हमने उसका एक वीडियो बना दिया। यदि आप निश्चित रूप से उस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो आपको वह पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन छूटने की बहुत कम ही संभावनाएं हो जाएंगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे आपको NCERT और लूसेंट से क्वेश्चन उसमें इंक्लूड करके बनाया गया है। तो जिन्होंने हमारा जो पंचवर्षीय योजना वीडियो है वो नहीं देखे तो उसे निश्चित रूप से जाकर देखिए, क्योंकि आपको हर एक एग्जाम में पंचवर्षीय क्वेश्चन रिलेटेड एक क्वेश्चन आता ही है। क्वेश्चन नंबर आपको 45 हो जाएगा, प्रधानमंत्री जन धन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
तो कौन से कथन है जो आपको इसमें सत्य दिए गए, चलिए उसे देख लेते हैं। कि इस 2014 में इसकी शुरुआत किया गया था, सही बात है। इसके अंतर्गत लोगों को बैंक खाता खोलने के लिए प्रोत्साहित किया गया था, यह भी आपको सही है। और इसका उद्देश्य बचत को बढ़ावा देने के साथ सरकारी योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली लाभों तथा आर्थिक सहायता को सीधे खाता में हस्तांतरित करना, ये तीनों जो कथन है जो आपको सत्य दिए गए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सत्य हो जाएगा, इसमें सभी सत्य है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि नौकरी पेशी लोगों के बीच लोकप्रिय बचत योजना लोक भविष्य निधि जिसे पीपीएफ के वर्तमान में कितना ब्याज दर मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7.1% हो जाएगा। स्वामित्व योजना का शुभारंभ कब हुआ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 24 अप्रैल 1920 को आपको स्वामित्व योजना की शुरुआत किया गया था। और 24 अप्रैल को एक दिवस और मनाया जाता है, राष्ट्रीय पंचायत दिवस 24 अप्रैल को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 1978-89 के ग्रामीण विकास एक व्यापक कार्यक्रम प्रारंभ किया जिसका उद्देश्य ग्रामीण बेरोजगारी कम करना, इस योजना का नाम क्या था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम इसका नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत में गरीबी अनुमानों का आधार है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा परिवार का उपयोग व्यय ही इसका आधार है। भारत के किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाजवादी सिद्धांत को अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत जो समाजवादी जो सिद्धांत है उसको अपनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 273 केल्विन पर आपको जल का जो घनत्व है वो अधिकतम होता है, लेकिन आपको डिग्री सेंटीग्रेड में पूछ दिया तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपको घनत्व अधिकतम होता है, लेकिन आयतन क्या होता है, तो आपको आयतन न्यूनतम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि दो कण कुछ दूरी पर रखे हैं, दोनों कणों के द्रव्यमान दुगने कर दिए जाए तथा इनके बीच की दूरी अपवर्तित रखे तो इनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका गुरुत्वाकर्षण बल जो 4 गुना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 53। दो समानांतर धारावाही तार जिनमें एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसका कारण है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनके जो बीच चुंबकीय बल उत्पन्न हो जाते हैं जब एक ही दिशा में धारा बहती है तो वह दोनों को क्या करते हैं, तो वह आकर्षित कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जीव जो अधिक दूरी के संबंध में है उनके लिए उनके डीएनए में अधिक अंतर होगा, इस विचार का आधार पर निर्मित दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आणविक जाति वृत्ति उसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अधिवृक्क ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होता है। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। यह आपको ब्रिक से निकलता है, ब्रिक से ही आपको जितने भी हार्मोन्स हैं वो आपको निकलते हैं और जो अधिवृक्क ग्रंथि से ही आपको जो लड़ो उड़ो हार्मोन स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा क्वेश्चन है कि दाद किस प्रकार की बीमारी है। तो यह जो आपको दाद जो बीमारी है आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह कवकीय बीमारी हो जाएगी। और कवक से होने वाले कुछ और बीमारियाँ जैसे एथलीट फुट हो गया, खाज, और ये दाद जो बीमारी है कवक से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है। तो सोडियम क्लोराइड ऑप्शन नंबर सी NaCl है जो आपको साधारण नमक का नाम है और टेबल साल्ट के नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं चंद्रमा की पृष्ठ के निकट मुक्त रूप से गिरते विभिन्न द्रव्यमान के दो पिंड। तो दोनों पिंडों में आपको क्या समान देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर ए के वेग किसी भी क्षण समान होंगे, यानी कि हर एक क्षण आपको उसके वेग समान होंगे और वो आपको गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं धारावाहक तार कैसा होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये आपको न्यूट्रल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि बिना केंद्र एवं कोशिकांग वाले जीन कौन से वर्ग में आते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये आपको जो वर्ग में आते हैं एक प्रोटिस्टा और साइनोबैक्टीरिया वर्ग में आते हैं, प्रोटिस्टा और आर्कियोबैक्टीरिया वर्ग में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि मृत पोषी पोषक क्या है। तो यह जो पोषक है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जीव अपना भोजन मृत एवं क्षयकारी पदार्थों से प्राप्त करते हैं। ये सब सारे जो पोषक है आपको मृत पोषक के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा 62 हो जाएगा कि अपस्मार जिसे हम मिर्गी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो मिर्गी से जो आपको अंग प्रभावित होता है ऑप्शन नंबर ए मस्तिष्क हो जाएगा। और मिर्गी
का जो कुछ लक्षण है, यदि आप मिर्गी आएगा तो उससे कौन कौन सा लक्षण देखने को आप में मिलेगा, वो आपको चिल्लाएगा, मुंह से झाग निकल जाएगा, मल पेशाब, ये सब सारी जो क्रिया आपको मिर्गी आने वाले व्यक्ति के प्रमुख लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डीएनए के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को कहते हैं। ऑप्शन सी बकवास उत्परिवर्तन कहते हैं। और जो उत्परिवर्तन का सिद्धांत है आपको ह्यूगे डिवरीज के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस तत्व का घनत्व अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑस्मियम का जो घनत्व है वो सबसे अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक परमाणु के प्रथम परमाणिक त्रिज्या के निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ये आपको प्रदर्शित करके इसमें दिया गया है कि आपको इसमें कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो जो परमाणु जो त्रिज्या होती है उसको कहते हैं जो कि केंद्र से जो आपको जो रेखा बनाती है, जैसे कि ये देखिए रेखा जो केंद्र से बना रही है और यह भी जो आपको केंद्र से बना रही है, तो ये दोनों आपको सही हो जाएगा। लेकिन ये जो रेखा है आपको केंद्र से तो बना रही है लेकिन एग्जैक्टली केंद्र से ये दूसरी हो जाएगी, तो ये जो आपको देखिए यहाँ से नहीं बना पा रही है, तो ये देखिए यहाँ पर से नहीं बना, तो ये दोनों आपको ये और ये आपको सही हो जाएगी, बाकी ये दोनों आपको गलत हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं कि बी और सी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन सा कोशिका अंग कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ एवं औषधि ड्रग्स को आविहित रहित करने का मुख्य भूमिका निभाती है। तो यह जो मुख्य भूमिका इसमें निभाती है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चिकनी जो अंतर्द्रव जालिका होती है ये सब सारी। और लाइसोसोम किसे कहते हैं, आत्महत्या की थैली को जो लाइसोसोम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि यदि कोई विलयन नीले रंग के लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है तो इसका विलयन पीएच मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उसका विलयन पीएच मान 7 से कम हो जाएगा। वंशगति नियम का खोज किसने की थी। ऑप्शन नंबर डी ग्रेगर मेंडल के द्वारा किया गया था। लेकिन आपको जो ह्यूगे डिवरीज के द्वारा उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया गया था और जो चार्ल्स जो डार्विन थे इनके द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था वो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत इन्हीं के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस हार्मोन के स्राव के कारण हृदय का धड़कन और श्वसन दर में एक साथ वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एंड्रेनिल जो हार्मोन होती है इसी के कारण आपको जो धड़कन और जो श्वसन दर में आपको वृद्धि देखने को मिलती है। और जो थायरोक्सिन जो हार्मोन होती है इसको मेटाबोलिजिक कहते हैं, मेटाबोलिजिक जो नियंत्रण करने वाली हार्मोन है थायरोक्सिन हार्मोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से गुजरता है। तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं किसे, तो वैसा जो प्रक्रिया जिसमें आपको ठोस से डायरेक्ट वह गैस में परिवर्तित हो जाए उसी को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। जो आयोडीन को यदि आप कभी भी गर्माइएगा तो आपको द्रव के अवस्था में नहीं बदलेगा, लेकिन गर्म करने पर ये नहीं कहा आप ऐसे ही रख दीजिएगा पिघल जाता है, नहीं, गर्म कीजिएगा तो आपको डायरेक्ट से वो आपको गैस में परिवर्तित हो जाएगी, उसी को क्या कहते हैं ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है और इसके कुछ और भी महत्वपूर्ण जान लीजिए एग्जाम्पल, जैसे कपूर हो गया, नेफ्थलीन हो गया, एंथ्रासीन हो गया और अमोनियम क्लोराइड बेंजिक अम्ल है, ये भी आपको ऊर्ध्वपातन ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव में जैव प्रक्रिया का नियंत्रण और नियमन होता है। ऑप्शन नंबर डी तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्रों के द्वारा ये सब सारा का नियमन किया जाता है। अनुनयन प्रेरकत्व की मात्रा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हेनरी इसकी मात्रा हो जाएगी। और बेबर आपको चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है, एवं प्रतिरोध का मात्रक हो जाएगा। और एक गॉस बराबर 10⁻⁻4 टेस्ला होता है, टेस्ला होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मेरा क्वेश्चन है कि निम्न प्रजातियों में किसमें एक परमाणु और ऑक्सीजन संख्या +6 है। तो ऑप्शन नंबर डी हो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि इसका जो परमाणु ऑक्सीजन जो संख्या है ये +6 है। नेक्स्ट देखते हैं, समुद्री तट के सहारे कोहरे का निर्माण का कारण है। तो इसका जो निर्माण का जो कारण हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अभिवहन के कारण आपको इसका निर्माण देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि निम्नलिखित में से ट्री फॉग के नाम से किसे जाना जाता है। तो यह जो जाना जाता है आपको हाइला हो जाएगा क्या, तो हाइला को ही ट्री फॉग के नाम से जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, हमने जितने भी इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए थे सारे क्वेश्चन को हमने इसमें डिटेल्स में सॉल्यूशन कर लिया। दोस्तों यदि आप इसका सेट 1 और सेट 2 नहीं देखे तो उसे भी जरूर जाके देखिएगा, क्योंकि उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो आपको एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसका हमने सोल्यूशन कराया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड हो जाएगा। उत्तराखंड के ही आपको ऋषभ पंत को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिन्होंने अभी तक मेरे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का वीडियो आप देखते होंगे कि
यूट्यूब पर कहीं देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि लोग सब आते हैं, सिर्फ पढ़ाते हैं, चले जाते हैं। हम उस जो प्रक्रिया का जो पढ़ाने का तरीका है, हम उसे निश्चित रूप से एक दिन चेंज कर करेंगे। अब ये सारे लोग हैं जो आते हैं सिर्फ टिक आउट कर, टिक आउट करने से कुछ नहीं होगा। और जो खास करके उन लोगों को बोल देना चाहते हैं कि जो जो सेट का जो मास्टर वीडियो देखते हैं, कितने लोगों को देखा है कि मैंने कि जैसे इडुटेरिया का बुक आ गया या फिर रुक्मिणी का बुक आ गया, उसका मास्टर वीडियो जीके जीएस का बना देते हैं। नहीं, वैसा कभी मत कीजिएगा, क्योंकि वैसा करने से आप ही को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। क्योंकि यदि आप सेट लगाइएगा तो आप सेट लगाने का आपको दिल नहीं करेगा, क्योंकि आप तो एक बार पढ़े हुए हैं, आप उस मन से सेट नहीं लगा पाइएगा, जिससे आपको बहुत ही नुकसान होगा। तो आप उस तरह का वीडियो ना देखें। और इस तरह का यदि आप वीडियो देखते हैं तो निश्चित रूप से आपको पता भी चलता है कि किस तरह का आपका एग्ज़ाम लेवल का जो पैटर्न रहने वाला है और किस तरह के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो इस तरह का निश्चित रूप से आप रेगुलर वीडियो देखते रहिएगा। इस वीडियो को हम कंटिन्यू एग्ज़ाम तक रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपका कोई सजेशन या कोई सुझाव हो, यदि आपका कौन सा कुछ भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। यदि अच्छा लगा हो तो ज़रूर निश्चित रूप से लाइक करें और दोस्तों तक भी शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।